नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। शाम के 4 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। इस वक्त मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए, आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे और वहां जाकर उन्होंने जवानों से मुलाकात की और जवानों के बीच जिस कड़े अंदाज में, कड़े लहजे में पाकिस्तान को चेतावनी दी, उससे यह साबित हो गया कि पाकिस्तान को लेकर भारत का रुख फिलहाल बदलने वाला नहीं है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि प्रोबेशन पर है पाकिस्तान और उसका व्यवहार नहीं बदला तो भारत कड़ा दंड देगा। इसके मायने आप समझिए, मैसेज पूरी तरह से क्लियर है, लाउड और क्लियर। पाकिस्तान को लताड़ते हुए राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। अब इसके मायने भी समझ लीजिए, इसमें सारा संदेश जो है बिल्कुल स्पष्ट है। राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने कहा कि समय आने पर दुनिया को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। नया भारत पलटकर जवाब देता है, अब हमारा भारत पहले जैसा भारत नहीं है। पीएम के नेतृत्व में अब नए भारत का जन्म हुआ है। तो ये बड़ा बयान है कि आपके पराक्रम ने यह दिखा दिया है कि यह वो सिंदूर है, यह वो सिंदूर है जो श्रृंगार का नहीं बल्कि शौर्य का प्रतीक है। यह वह सिंदूर है जो सौंदर्य का नहीं बल्कि संकल्प का प्रतीक है। यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है, यह सिंदूर खतरे की वह लाल लकीर है जो भारत ने अब आतंकवाद के माथे पर खींच दी है। साथियों, अभी आपने जो पराक्रम दिखाया है उसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। जैसा मैंने पहले भी कहा, आज भारत को वैश्विक मंच पर जो सम्मान मिल रहा है उसकी बुनियाद में यदि कहा जाए साफ तौर पर तो वह है आपका पराक्रम। और यही कारण है कि भारत का बच्चा बच्चा आपको अपना आइडल मानता है, बच्चा बच्चा आपको अपना आदर्श मानता है। आपने पूरे देश को यकीन दिलाया है कि नया भारत अब सहन नहीं करता बल्कि वह पलटकर जवाब देता है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब समय आएगा, जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। वैसे भी माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में एक बात बहुत साफ कही है कि आतंक प्रहार अब न्यू नॉर्मल है, यह न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। अब हमने साफ कर दिया है कि हमारी संप्रभुता को यदि कोई नुकसान पहुंचाएगा तो अब प्रहार भी झेलेगा। आतंकवाद का हम लाउडर और स्ट्रांगर जवाब देने के लिए तैयार हैं। मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। भारत यही चाहेगा कि आईएमएफ पाकिस्तान को अपनी $1 बिलियन की असिस्टेंस पर वह पुनर्विचार करे और आगे भी किसी भी तरह की सहायता देने से आईएमएफ परहेज करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आपने सीधे शब्दों में सुन लिया। इसके मायने बहुत हैं। देखिए, बीते 4 दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अलग अलग 3 जगहों पर जवानों के बीच पहुंचे हैं। आज राजनाथ सिंह गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे और उन्होंने जवानों के साथ मुलाकात की और इससे पहले वो कल श्रीनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सेना के अधिकारियों और जवानों से मुलाकात की थी, उनका हौसला बढ़ाया था। रक्षा मंत्री घाटी में सेना की कमान संभालने वाली चिनार कॉर्प्स के मुख्यालय भी पहुंचे। पहलगाम आतंकवादी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह राजनाथ सिंह का पहला जम्मू कश्मीर दौरा था। इससे पहले 13 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों से मुलाकात की और उनका हौसला बढ़ाया था और तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। ये वही आदमपुर एयरबेस है जिसे तबाह करने का झूठा दावा, प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान ने चीनी सैटेलाइट की तस्वीरों के जरिए फैलाने की कोशिश की थी, लेकिन झूठ दुनिया के सामने। पाकिस्तान बार बार बेनकाब होता हुआ। इस खबर पर हमारे साथ और ज्यादा डिटेल आप सभी तक पहुंचाने के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा जुड़ चुके हैं
और साथ ही विनोद दत्ता जी, रक्षा विशेषज्ञ, ब्रिगेडियर रिटायर्ड, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थोड़ी देर में ही जुड़ जाएंगे। अखिलेश, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री के बाद अब रक्षा मंत्री का पहुंचना भुज एयरबेस, वहां से पूरी तरह से लाउड एंड क्लियर जिसे कहते हैं एक मैसेज देना, कितना इसका महत्व है देश के अंदर भी और सरहद के बाहर भी और दुनिया के लिए? देखिए, बतौर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का ये दायित्व है कि वो जवानों के बीच में जाएं और उनसे सीधे बातचीत करें, उनसे पूछें कि जो पूरा अभी तक का जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसमें किस तरह की प्रगति भारत ने की है, और साथ साथ जो हौसला है वो भी बढ़ाने की बात है। तो इसलिए हमने कल देखा कि कल वो श्रीनगर गए थे, आज वो भुज गए हैं, और इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर में जो वायुसेना की बड़ी भूमिका रही है, भुज एयरबेस की भी एक बड़ी भूमिका रही है। तो ऐसे में रक्षा मंत्री का वहां जाना, सैनिकों के बीच में रहना, निश्चित तौर पर उनके मोरल बूस्ट के लिए बहुत बड़ी एक्सरसाइज आप इसे मान सकते हैं। साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वहां जाकर जो बातें कही हैं वो भी काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर के साफ तौर पर ये कहा कि ये मुहावरा है कि दिन में तारे दिखना, लेकिन ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में रात में जो ब्रह्मोस मिसाइलें चली उन्होंने दिन का उजाला कर दिया। इसी के साथ जिस तरह से IMF ने लोन दिया है $1 बिलियन का, उसको लेकर के भी सवाल उठाए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उन्होंने कहा कि इसका उपयोग वहां पर आतंकवादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, फिर से खड़ा करने के लिए किया जा रहा है, और इसलिए IMF को अपने इस फैसले पर दोबारा विचार करना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय देखे कि किस तरह से जैश ए मोहम्मद का जो हेडक्वार्टर ध्वस्त कर दिया गया भारत के द्वारा, उसको दोबारा बनाने के लिए जो पाकिस्तान की जनता का टैक्स का पैसा है 14 करोड़ रुपया, वो पाकिस्तान की सरकार दोबारा दे रही है। यानी पाकिस्तान की सरकार वहां पर आतंकवाद को पाल पोस रही है, और ये बात बिल्कुल साफ तौर पर दिखाई दे रही है। उन्होंने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर का जो था वो एक सिर्फ ट्रेलर है और अभी असली पिक्चर बाकी, तो यानी अभी आगे भी चलकर भारत कुछ और भी कड़ी कार्रवाई कर सकता है। इस बात का संकेत भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिया है। बिल्कुल, और इसको बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है देश के अंदर भी कि रक्षा मंत्री सामने से फ्रंट फुट पर निकलकर जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं उसके बहुत बड़े मायने हैं, और दुश्मनों के लिए और सरहद उस पार के लिए ये बहुत बड़ी एक तरह से चेतावनी भी है। अखिलेश, निश्चित तौर पर बड़ी चेतावनी है, और जिस तरह से भारत शुरू से कहता आया था कि पहलगाम आतंकी हमला जो हुआ उसके बाद भारत का यह अधिकार है कि वो उन आतंकवादियों को सजा दे जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। यही बात पीएम मोदी ने जो पहली उनकी मीटिंग थी मधुबनी में, बिहार में, वहां पर कही थी। उन्होंने कहा था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा, और आपने देखा भी होगा कि देश भर में लोगों को इसी बात की उम्मीद थी कि पीएम मोदी जरूर इस पर कुछ ना कुछ करेंगे, क्योंकि आपने ये भी देखा होगा कि इससे पहले भी जब दूसरे ऑपरेशन हुए थे, सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, तब पीएम मोदी ने अपनी ओर से काम किया था, तो इसलिए लोगों को उम्मीद थी। और इस बार भी भारत ने यही दुनिया भर को कहा है कि उसका निशाना जो था वो आतंकवादी ठिकाने थे, और इसलिए ये कहना कि सेना को निशाना बनाया जा रहा है या कुछ और, भारत ने सिर्फ वही किया जो जरूरी था। जब सेना ने बीच में आकर के टांग अड़ाई तो उसके बाद भारत ने उसका जवाब दिया, तो ये भारत ने स्पष्ट किया है, और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कही। जी अखिलेश, जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका हम रुख करेंगे। अब हम रुख कर लेते हैं अपने गेस्ट का, ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, रक्षा विशेषज्ञ हैं। अब विनोद जी, रक्षा मंत्री के इस पूरे भाषण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, रक्षा मंत्री जी का ये फॉरवर्ड बेसिस पे जो दौरा है वो न केवल इन जो हमारी वॉर प्रिपेयर्डनेस है उसकी समीक्षा कर रहे हैं, वो हमारे सैनिकों की, हमारी लीडरशिप की हौसला अफजाई भी कर रहे हैं। उसके साथ ही ये एक स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग है पाकिस्तान को कि हम किस तरह तैयार हैं। किस तरह से उन्होंने ये बताया साफ करके कि ये तो अभी ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है, और किस तरह से उन्होंने ये बताया कि भाई सैनिकों को कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना पड़ेगा, सारी जो सामरिक संसाधन है वो उनको दिए जाएंगे, जो भी हथियार हैं, जो भी गोला बारूद है, जो भी उनको जो फैसिलिटीज चाहिए वो उनको मुहैया कराई जाएंगी। तो ये यकीनन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट उनकी विजिट्स है, और जिस तरह से वो 15 कोर में भी गए, वहां भी उन्होंने पूरी जो प्रिपेयर्डनेस है उसका जायजा लिया, जो सिक्योरिटी और जियो स्ट्रेटेजिक जो इम्पेरेटिव्स है उनका जायजा लिया, और फॉरवर्ड ट्रुप्स में भी वो सैनिकों से मिले। तो ये एक रक्षा मंत्री का आश्वासन होता है, और इससे जो हमारे सैनिक होते हैं, जो बंकर्स में हैं, जो बिल्कुल बॉर्डर पे डिप्लॉयड हैं, उनका मोराल बढ़ता है, उनकी हौसला अफजाई होती है। ठीक है विनोद जी, बने रहिएगा सर, वापस आते हैं, आपका रुख करते हैं। अखिलेश भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। अब चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़े फैसले की तैयारी भी है। रक्षा बजट में हो सकता है अतिरिक्त आवंटन, ये सूत्र बता रहे हैं। सेनाओं की जरूरी खरीद का प्रावधान हो सकता है, नए हथियार, गोला बारूद की खरीद संभव है,
तकनीक पर खर्च होगा। पूरक बजट के जरिए 50,000 करोड़ के अतिरिक्त प्रावधान का भी प्रस्ताव हो सकता है। अब अतिरिक्त आवंटन को शीतकालीन सत्र में दी जा सकती है मंजूरी। यह अपने आप में बहुत बड़ा कदम है भारत के सुरक्षा के लिहाज से, सिक्योरिटी के मद्देनजर, अपनी चुनौतियों को देखते हुए तैयारी के लिए। तो रक्षा बजट में हो सकता है अतिरिक्त आवंटन, ये सूत्र बता रहे हैं, जिसमें नए हथियार, गोला बारूद की खरीद पर फोकस है। तो जल्दी से कुछ डिटेल्स भी आप सभी तक हम पहुंचा देते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर का जो एक इंपैक्ट है उसको समझिए जरा। कुछ डिटेल्स आपको हम देते हैं। रक्षा बजट में अतिरिक्त आवंटन, नए हथियार और गोला बारूद की खरीद सेना की जरूरत है। सेना की जो ये जरूरी कदम, भारत सरकार उस पर पैनी नजर बनाए हुए है। अब जरूरी खरीद के लिए प्रावधान संभव है। रिसर्च डेवलपमेंट के लिए प्रावधान की योजना है। पूरक बजट के तहत 50,000 करोड़ का प्रावधान है। अतिरिक्त आवंटन को शीत सत्र में ही मंजूरी संभव भी है, तो ये इंपॉर्टेंट है। और 10 साल में जो रक्षा बजट है, रिकॉर्ड बढ़ोतरी। इस साल रक्षा बजट, गौर करिएगा, 6.81 लाख करोड़ आवंटित। अब इस साल कुल बजट का 13.45% है रक्षा बजट। मोदी सरकार के आने के बाद करीब 3 गुना ये बढ़ चुका है 2014 से। जी हां, पिछले 11 साल में 2014-15 में 2.29 लाख करोड़ था रक्षा बजट। अतिरिक्त आवंटन से 7 लाख करोड़ पार रक्षा बजट। और किसी भी दूसरे मंत्रालय से रक्षा बजट सबसे अधिक मोदी सरकार ने की है। रक्षा बजट में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, देश के सिक्योरिटी के मद्देनजर ये कदम इंपॉर्टेंट है। अब रक्षा बजट में रिकॉर्ड जो बढ़ोतरी हुई है, गौर करिएगा इस पर। साल के हिसाब से कितने करोड़ में, 2014 से 15 की अगर बात कर लें तो 2,29,000 करोड़। 2015 में 15-16 के लिए 2,46,727 करोड़, जबकि 2016-17 में 3,40,921 करोड़। और अगले साल 2017-18 के लिए 3,59,854 करोड़, जबकि 2018-19 की अगर हम बात कर लें रिकॉर्ड की तो 4,04,365 करोड़ का इजाफा हुआ। मतलब ये जो रक्षा बजट था टोटल 2019-20 के लिए 4,31,011 करोड़। 2020-21 में 4,71,378 पहुंच जाता है। और 2021-22 में कितना पहुंचता है? 4,78,196। 2022-23 में 5,25,166 करोड़ तक ये पहुंचता है, लाख करोड़ में। और 2023-24 में 5,93,538 करोड़ रक्षा बजट होता है भारत का, जबकि 2024-25 में 6,21,941 करोड़। और अब देखिए 2025-26 के लिए 6,81,210 करोड़, जिसमें बढ़ोतरी की बात अभी कही जा रही है। अखिलेश शर्मा हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अखिलेश, ये डेटा हम दर्शकों को पहुंचा रहे थे, लेकिन अब जो जानकारी मिल रही है कि रक्षा बजट में बढ़ोतरी संभव है, किस तरह से, क्या खबरें, सूत्र क्या बता पा रहे हैं इसको लेकर? देखिए, ऑपरेशन सिंदूर जिस तरह सफलतापूर्वक पूरा किया गया है, उसके बाद वित्त मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हो सकता है। ये प्रावधान का एक तो इसमें होता है, प्रोविजन होता है कि सप्लीमेंट्री आप इसमें एडिशन दे सकते हैं, और ये 50,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने की बात कही जा रही है। तो ये बहुत बड़ी रकम है। अगर आप इसको जोड़ देंगे तो डिफेंस के लिए जो आवंटन है वो 7 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक हो जाएगा, जो कि भारत के इतिहास में सर्वाधिक होगा। पहली बार इतना होगा कि 7 लाख करोड़ से अधिक का आवंटन डिफेंस के लिए किया जाएगा। और वैसे भी आज की तारीख में भी जो बजट का आवंटन है, जो आपने आंकड़ा बताया 6,81,000 करोड़ रुपया, ये भी बहुत बड़ा आवंटन है। और ये आवंटन जो किया गया है ये भी पूरे बजट का करीब 13.5% है। तो अपने आप में दिखाता है कि किस तरह से ये जो आवंटन किया गया, सारे मंत्रालयों में सबसे अधिक आवंटन डिफेंस के लिए किया गया है। और सरकार ऑपरेशन सिंदूर के बाद अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपए देने के लिए भी तैयार है। ये जो अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपया होगा, ये जो आर्मी है उसके लिए नए एम्यूनिशन खरीदने के लिए, नए आर्म्स खरीदने के लिए, और साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि जिस तरह से आकाश हो या फिर इसरो के या डीआरडीओ के अन्य जो सिस्टम हो, उन्होंने किस तरह से भारत को कामयाबी दिलाई ऑपरेशन सिंदूर में, ब्रह्मोस मिसाइल ने कामयाबी दिलाई है। तो ऐसे हथियारों की और ज्यादा खरीद हो सके, इसके लिए आवंटन बढ़ाने की बात हो रही है। और जो आपने आंकड़ा बताया है, पिछले 10 वर्षों की अगर बात करें मोदी सरकार की, तो रक्षा बजट में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। जय अखिलेश, जुड़े रहिएगा, वापस आते हैं। ब्रिगेडियर रिटायर्ड विनोद दत्ता साहब, रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद जी, इस रक्षा बजट में बढ़ोतरी को किस तरह से देख रहे हैं? क्या भारत के ये समय की मांग है भारत के लिए?
हाँ बिल्कुल, देखिए जब ये बजट डिस्कस हो रहा था उस समय भी जो हमारे कुछ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हैं उन्होंने ये कहा था कि साहब जो रक्षा का आवंटन है रक्षा बजट का उसे बढ़ाया जाए। और पिछले साल के बनस्पत ये बढ़ाया भी गया। लेकिन देखिए जिस तरह से टेक्नोलॉजी ड्रिवन वॉरफेयर हो गया है, जिस तरह से इक्विपमेंट इंटेंसिव वॉरफेयर हो गया है, उससे साफ पता चलता है कि साहब हमें जो अपना बजट है रक्षा बजट है उसको निरंतर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बहुत जल्दी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाती है या टेक्नोलॉजी को आउटस्मार्ट कर दिया जाता है। तो इन सब चीजों को, अच्छा फिर हमारी कुछ डेफिशिएंसीज होती हैं। हर एक इक्विपमेंट का एक लाइफ स्पैन होता है, क्योंकि कोई भी इक्विपमेंट जब इंडक्ट होता है तो उसके 3 फेजेस होते हैं, एक इंडक्शन फेज, एक एक्सप्लॉयटेशन फेज और एक डी इंडक्शन फेज। तो कई इक्विपमेंट जैसे मिग 21, मिग 29 ये अब डी इंडक्शन फेज में है। हम उनको मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस है उससे कहीं ज्यादा उनको एक्सप्लॉइट कर चुके हैं या उनको इस्तेमाल कर चुके हैं। तो इनके रिप्लेसमेंट के लिए भी निरंतर आपको बजट की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि देखिए अगर आप 1971 वॉर की बात करें तो करीब $50 मिलियन का तकरीबन खर्चा आया था, और कारगिल वॉर के में करीब $1.5 बिलियन का खर्चा आया था। तो वॉर जो है ये एक बड़ी कॉस्टली हॉबी है, और इसमें अगर आप देखें तो जिस तरह से टेक्नोलॉजी का मतलब आगाज होता जा रहा है और टेक्नोलॉजी बिल्कुल का वर्चस्व हो रहा है, तो भारत को अपने जिस तरह की थ्रेट इम्परेटिव्स है तो इसमें 50,000 करोड़ भी आपको थोड़ा कम ही लगेगा। हालांकि भारत की और भी जरूरतें हैं, तो उसके हिसाब से हमें बजट में थोड़ा सा इजाफा और चाहिए होगा। ठीक है विनोद जी, वैसे भी भारत का जितना रक्षा बजट है वैसे पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी है लगभग, वही कह लीजिए। हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर, दोबारा आपका हम लोग करते हैं। अखिलेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को अपडेट करने के लिए और तफसील से इस खबर को लेकर पूरी जानकारी पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अखिलेश। देखिए भारत के साथ शांति वार्ता के लिए तैयार हैं, यह कहना है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का। केवल नाम में उनके शरीफ लगा हुआ है शहबाज के। पाकिस्तान के पंजाब में कामरा एयरबेस के दौरे के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि उनका देश भारत के साथ शांति के लिए बातचीत करने के लिए तैयार है। हालांकि उन्होंने इस बयान पर इस बात पर जोर दिया कि शांति की शर्तों में कश्मीर मुद्दा भी शामिल है। अब समझिएगा इरादे, इसलिए हमने कहा कि शहबाज के नाम में ही सिर्फ शरीफ लगा हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद दोनों देशों के बीच 4 दिनों तक सैन्य तनाव की स्थिति बनी रही। एयरबेस पर शहबाज के साथ उप प्रधानमंत्री इशाक डार, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर और एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्दू भी मौजूद थे। और उसके बाद किस तरह से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉपी करने की कोशिश की गई ये तस्वीर भी साथ साथ आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे साथ उमाशंकर सिंह भी जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। उमा, रक्षा बजट की हमने बात कर ली, दर्शकों को अपडेट किया, लेकिन जिस तरह से अब शांति वार्ता की पहल कर रहे हैं शहबाज शरीफ, किस तरह से इसको देखना चाहिए? जी देखिए, शहबाज शरीफ में जो बातचीत की बात की है वो उनका जो रवैया है वो काफी धौंस भरा है, और पाकिस्तान जो है वो जिस तरह का एटीट्यूड दिखाता रहा उससे बाज नहीं आया। वो बयान मैंने सुना है जो कि उन्होंने बेस पर जो दिया है उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि कश्मीर जो है उस मुद्दे पर बातचीत होगी, जबकि भारत जो है साफ कर चुका है कि अब बातचीत जो होगी तो सिर्फ और सिर्फ जो है वो आतंकवाद पर होगी और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की वापसी पर बात होगी। दो बातें काफी अहम है। जो कंपोजिट डायलॉग की बात जो कल इशाक डार की तरफ से पाकिस्तान के नेशनल असेंबली में की गई, उसका सीधा सा मकसद है कि पाकिस्तान जो है किसी तरीके से भारत के साथ बातचीत की डोर जो है खोलना चाहता है, और बातचीत की जो डोर पहले से बंद है आतंकवादी हमलों की वजह से। जो कंपोजिट डायलॉग जो है एक बार मुशर्रफ के जमाने में शुरू हुआ था, उसके बाद मुंबई अटैक के बाद जो है वो बंद हुआ। फिर जो है एक समग्र वार्ता का जो दौर है वो सुषमा स्वराज जब 2016 में पाकिस्तान गई थी उसके बाद शुरू हुआ था फॉर्मेट चेंज करके, लेकिन उसके बाद उसको भी बंद कर दिया गया और भारत ने शर्त रख दी कि जब तक आतंकवाद के खिलाफ ठोस और वेरीफाइबल कार्रवाई पाकिस्तान नहीं करेगा तो बातचीत नहीं होगी। तो वो बातचीत तो ऑलरेडी बंद है, लेकिन अब इस जो पहलगाम हमले के बाद भारत ने जो आतंकी ठिकानों पे कार्रवाई की और उसके बाद जो दोनों देशों के बीच जो सैन्य टकराव हुआ वो डीजीएमओ के बातचीत के जरिए उस पर विराम लगा है। तो अब पाकिस्तान की कोशिश ये है कि इस बहाने से वो पॉलिटिकल लीडरशिप के बीच बातचीत का जो एक दरवाजा है वो खोले
और फिर जो है वो अपना कश्मीर राग जो है अलापे, और भारत साफ कर चुका है कि अब बातचीत जो है उसका तो पीछे जो भी बातचीत बंद हुई वो भी बातचीत भारत उसके लिए तैयार नहीं है। और अभी जो मौजूदा दौर की बातचीत है उसमें भी साफ कर दिया है कि अगर उधर से अमन रहेगा, हमला नहीं होगा, भारत हमला नहीं करेगा, लेकिन अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो भारत मुंह तोड़ तरीके से जवाब देगा। तो एक छोटी सी बात यही है कि पाकिस्तान बहुत उतावला इस बात को लेकर हो रहा है कि बातचीत की डोर खुले, और वो कह रहा है कि दुनिया से उसने कहा है कि कॉम्पोजिट डायलॉग शुरू हो। तो एक कूटनीतिक दबाव बनाने की कोशिश पाकिस्तान के बयानों की तरफ से, लेकिन उसकी मंशा साफ है, मन में अभी भी बेईमानी है, और इसलिए ये बातचीत जो है नहीं हो सकती है। बिल्कुल, उमा जुड़े रहिएगा, दोबारा आपका रुख करते हैं। विनोद दत्ता साहब, आपने सुना उमा को भी और शहबाज शरीफ क्या कह रहे हैं। शहबाज, हम बार बार कह रहे हैं कि शहबाज के सिर्फ नाम में ही आगे शरीफ लिखा हुआ है, लेकिन उनकी शराफत बिल्कुल उस पर दुनिया जाती भी नहीं है, भारत तो जाएगा ही नहीं। लेकिन दो तरफा वो बात कर रहे हैं, एक तरफ शांति की पहल कर रहे हैं, फिर कश्मीर पर बात। भारत ने साफ तौर पर कह दिया कि सिर्फ पीओके पर बात और आतंकवाद पर बात। किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, भारत ने अपना जो पक्ष है बिल्कुल साफ और क्लियर किया है कि भारत आतंक और पीओके पे बात करेगा, और जो हमने इंडस वाटर ट्रीटी भी है वो भी सस्पेंड कर रखी है, हेल्ड इन अबेयंस है, और वो तब तक रहेगी जब तक पाकिस्तान का जो चाल चलन और चरित्र है वो सही नहीं हो जाता। तो क्या ये इसी का तो असर नहीं है? शहबाज शरीफ बैकफुट पर जा रहे हैं, चारों खाने जो चित हुए हैं, ये भी एक वजह हो सकती है कि शांति की अपील कर रहे हैं, पहल कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी वजह है, क्योंकि देखिए उन्हें इस बात का इल्म नहीं है कि अभी गर्मियां शुरू होने वाली हैं या हो चुकी हैं, और जिस तरह से पानी की रिक्वायरमेंट रहेगी पंजाब और सिंध, ये दोनों ही एक उनकी जो ग्रीनरी है पाकिस्तान की, जब वहां पानी नहीं होगा लोगों में तो हाहाकार मचेगा। वैसे ही वहां बुनियादी चीजें उपलब्ध नहीं है, खाने पीने के लिए चीज नहीं है, कोई भी देश उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। जो इमदाद वहां से आती है, नहीं है ना, टर्की और चाइना तो है ना सर। कॉर्नर रहता है। देखिए, टर्की और चाइना भी कब तक मतलब साथ देंगे इनका। चाइना का एक विशेष इंटरेस्ट है क्योंकि उसके असेट्स लगे हुए हैं वहां, क्योंकि अगर आप देखिए उधर बलूचिस्तान जहां ग्वादार सीपैक वगैरह है, वो बिल्कुल किसी भी दिन अपनी आजादी घोषित कर सकते हैं, या जिस तरह से वो कर रहे हैं वो बिल्कुल अलग हो जाएंगे। इधर से पीओके, जहां से फिर वही सीपीएसी और काराकोरम हाईवे निकलते हैं। तो चीन को ये चिंता है कि उसकी जो सिक्योरिटी इंपरेटिव्स है या उसकी जो सिक्योरिटी का समीकरण है वो बिल्कुल बदल जाएगा, तो वो इसलिए अपना इंटरेस्ट दिखाएगा। टर्की की कोई बहुत ज्यादा बिसात नहीं है, टर्की भी मतलब उसकी जो वो कहते हैं ना कि टेल ट्विस्टिंग वाली उसकी यहाँ सियासत है। रही बात अमेरिका की, अमेरिका से जो इमदाद आती थी, और दूसरा देखिए पाकिस्तान में सबसे बड़ी समस्या ये है कि जो इमदाद आती है, जो मदद आती है, चाहे वो फाइनेंशियल हो या सामरिक तौर पे हो, सेना उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा खा जाती है पाकिस्तान की। और पाकिस्तान के जो बड़े बड़े हुक्मरान हैं या जो उनके जनरल हैं या जो सीनियर ऑफिसर्स हैं, वो एक इस तरह का उन्होंने ताना बाना बुन रखा है कि उनका जो कमीशन है वो बिल्कुल बंधा हुआ है। तो इन सब चीजों को देखते हुए वहां के आवाम, देखिए इस तरह के मुजाहिरे हुए हैं जहां उन्होंने कहा है कि साहब हमें कोई इमदाद नहीं चाहिए, क्योंकि जो इमदाद आती है वो हम तक तो पहुंचती नहीं है। तो अमेरिका ने भी इस पे काफी कमी लाया है, अपनी जो इमदाद दी है। लेकिन देखिए जब खाने को नहीं होगा तो वही फ्रेंच रिवोल्यूशन वाला हिसाब होगा, क्योंकि शहबाज शरीफ को ये मालूम नहीं है, जैसे वहां मैरी एंटोनेट ने कहा था कि व्हाई आर दे फाइटिंग, तो उसके एक सलाहकार ने कहा कि दे डोंट हैव ब्रेड टू ईट, सो शी सेड कि भाई व्हाई डोंट दे ईट केक। तो वही हाल पाकिस्तान में है, उन्हें पता ही नहीं है कि आवाम किस मतलब किस तरह दरबदर हो रही है, किस बुरे दौर से गुजर रही है। ठीक है उमा, उधर बलूचिस्तान और बीएलए ने किस तरह से प्रेशर बनाए हुए है पाकिस्तान पर, क्या अभी अंदरूनी चल रहा है उनके यहाँ? ये देखिए, बलूचिस्तान का जो मामला है वो दशकों पुराना है, और रह रहकर वहां पर जो है पाकिस्तान की सेना को विद्रोह का सामना करना पड़ता है। उनकी आज़ादी की जो मांग है वो काफी लंबे समय से है, और वो जो है पाकिस्तान उसको दबाने की कोशिश करता रहा है। अब जब भारत के साथ एक सैन्य टकराव की स्थिति पैदा हुई तो जाहिर सी बात है कि जो बलूचिस्तान जो कि आज़ादी की मांग करता रहा है, वो अपनी कुव्वत से और अपनी क्षमता से जो है वो अपनी आवाज़ जो है वो लगातार उठाने की कोशिश करता है। लेकिन वहीं जब बलूचिस्तान के साथ भारत का नाम जोड़ दिया जाता है तो वही बलूच नेता कहते हैं कि भारत ऐसा ना करे, क्योंकि इससे उनकी लड़ाई को एक नुकसान इस तौर पे पहुंचता है कि पाकिस्तान में उनको देशद्रोही कहा जाता है। तो भारत जो है
बलूचिस्तान में उसका कोई हाथ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है बलूचिस्तान का नाम लेकर भारत को बदनाम करने की कोशिश करता है, और अगर मीडिया के किसी हिस्से में जब बलूचिस्तान की कोई बात को लेकर कोई समर्थन दिखाने की बात होती है तो इससे पाकिस्तान को और कहने का मौका मिल जाता है कि देखिए भारत जो है वो बलूचिस्तान के जो उपद्रव है उसके पीछे है। तो बलूचिस्तान की लड़ाई जो है वो अपनी जगह पर है और पाकिस्तान को उसका काफी नुकसान भी उठाना पड़ रहा है, और बहुत ही ताकत लगाकर उसको दबाने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से होती है। लाखों लोग जो है वहाँ लापता है, तो उनकी वो समस्या है, और जाहिर सी बात है कि उनका सारा ध्यान कश्मीर की तरफ है, कश्मीर लड़ाक अलापने की तरफ है। तो अंदरूनी समस्या को सुलझाने की बजाय या बलूचिस्तान को उसका हक देने की बजाय ये जो है वो भारत विरोधी बातें जो है वो करने में लगातार जुटे रहते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया उमाशंकर सिंह आपका इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए, जानकारी पहुंचाने के लिए। और ब्रिगेडियर विनोद दत्ता साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हिस्सा बनने के लिए और दर्शकों तक पूरी बात रखने के लिए। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। देखिए, संवैधानिक पदों पर बैठे अलग अलग पार्टियों के दो बड़े नेता अपनी जुबान को लेकर विवादों में घिरे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए बयान को लेकर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार तक खा चुके हैं। आज उनके मामले की सुनवाई भी जो 19 मई तक टल गई है। उन्होंने अपने खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने को चुनौती दी है। उधर समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता और सांसद रामगोपाल यादव विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जातीय सूचक टिप्पणी करके विवादों में घिर चुके हैं। उनके खिलाफ भी लोग आक्रोशित हैं, भारतीय जनता पार्टी भी, और हर जगह से आवाजें उठ रही हैं। दो तस्वीरें, दो नेता, दो आपत्तिजनक बयान, और दोनों ही घिरे हुए हैं और इनकी पार्टी बैकफुट पर। अब जरा आपको सुनवा देते हैं रामगोपाल यादव ने विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर क्या कहा था। आपको बता दूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर। अब दो चीजें थी, एक तो व्योमिका सिंह का भी नाम याद नहीं था, किसी ने बगल से बताया, दिव्यांका सिंह कह रहे थे, फिर जो बीप में था आपत्तिजनक, सुनवा भी नहीं सकते। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा था कि कर्नल सोफिया के बारे में जो विजय शाह ने कहा है वो बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा है। वही सवाल अब उनसे पूछा जा रहा है कि अब रामगोपाल यादव जो कह रहे हैं वो क्या है। कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में जो कहा भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी का यही चाल चरित्र चेहरा है। और अगर इनका चाल चरित्र चेहरा देखना है तो अपने व्हाट्सएप पे भी आपने देख लिया होगा, बलिया और बिहार का चाल चरित्र चेहरा। अब हम और क्या कहें आपको। और ये जो मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, कोई पहली बार इस तरह व्यवहार नहीं कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का असली नारी बंधन है। ये वो लोग हैं जो नारी का अपमान करते हैं। चलिए, दूसरों ने कहा है, यानी कि सामने से किसी और पार्टी से आया तब तो आक्रामक हैं, हमला बोल दिया। अब रामगोपाल यादव ने, उन्हीं के चाचा, उन्हीं की पार्टी से वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं, फिर इस पर भी स्टेटमेंट आना चाहिए था। दोनों बराबर, दोनों ने ही आपत्तिजनक बयान दिया है, एक कर्नल कुरैशी को लेकर, एक विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर। हमारे साथ हमारे संवाददाता अनुराग द्वारी जुड़ चुके हैं। अनुराग, उधर मध्य प्रदेश के मामले में अभी तूल पकड़ा ही था, इधर समाजवादी पार्टी ने अब खुद कहते हैं ना कि बैकफुट पर अपने एक स्टेटमेंट की वजह से वो चले गए। जो हमला करने का मौका मिला था अब उन्होंने गवा दिया, क्योंकि वही पार्टी अब निशाने पर आ गई है। लेकिन एमपी के मामले में क्या हो रहा है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी का क्या स्टैंड है, क्या रुख है इस वक्त कोर्ट से लेकर कचहरी तक? नहीं, अगर नेताओं और मंत्रियों के अगर आप मैच की बात करें तो ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का पलड़ा भारी है, क्योंकि अब उप मुख्यमंत्री ने भी ऐसा बयान दिया है जिस पर विवाद है। तो 2-1 के स्कोर से आगे चल रहे हैं। ये बात मैंने हल्के में कही, लेकिन बहुत ही शर्मनाक है जिस तरह से लगातार ये बयानबाजी हो रही है। मध्य प्रदेश के मामले में तो मामला हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 19 को होनी है। हाईकोर्ट ने के आदेश पर, देखिए यहाँ की बीजेपी या सरकार ने कुछ नहीं किया है, जो किया है हाईकोर्ट ने अपने ऑर्डर में लिखा है कि ये गटर छाप बयान है। और उसके बाद अगले दिन पुलिस को भी ताकीद की है कि आपने जो एफआईआर की है ये बहुत ही एक तरह से कह लें कि बहुत ही हल्का बना दिया पूरे मामले को। और कोर्ट ने उन्हें यह भी कहा है कि हम अब देखते रहेंगे पूरे मामले को। ये भी कहा कि जिस तरह से आपने धाराएं लिखी हैं, हम आगे ये चेन ऑफ कमांड किसका था इसकी भी जांच करेंगे। तो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट तो तलखी दिखा रहा है, लेकिन जब आप मध्य प्रदेश के मुखिया
से पूछेंगे कि क्या उनको हटाया जाएगा, जिन्होंने ऐसे बयान दिए विजय शाह को, तो उनका कहना है कि कांग्रेस अपने गिरबान में देखे। तो जिस तरह से एक राजनीतिक दलों में तू मैं का विवाद होता है, उसमें ही पूरा मामला तब्दील हो गया। जो मुख्य मुद्दा है कि एक महिला, एक भारतीय सेना की अफसर, 2 अफसरों के बारे में इस तरह के अलग अलग राजनीतिक दल जब इस तरह की टिप्पणी देते हैं, तो फिर देशवासियों का और बाकी के लोगों का क्या स्टैंड होना चाहिए, सरकार का क्या स्टैंड होना चाहिए, क्योंकि पूरे मामले में जो मुख्य भूमिका निभा रहा है वो है देश की अदालत, देश की सर्वोच्च अदालत, मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट। इसके साथ एक और कांग्रेस एक अभी और भी तक सवाल अपने उठ रहा झगड़े को है। आज चलिए, ये तो राजभवन बात में हो गई मध्य प्रदेश वाले की, लेकिन रामगोपाल यादव पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि उस मामले में तो कोर्ट ने स्वतः संज्ञान ले लिया था, क्या रामगोपाल यादव ने भी आपत्तिजनक बयान दिया है, उसको लेकर भी स्वतः संज्ञान अदालत लेगी माननीय कोर्ट? यह भी एक सवाल है, और कब लेगी? वही मैं कह रहा हूं कि इसका जवाब तो संबंधित कोर्ट को देना होगा। इसका जवाब मैं और आप नहीं दे सकते। अगर मध्य प्रदेश की कोर्ट ने इसमें स्वतः संज्ञान लिया है तो ये तो स्वागत योग्य कदम है। बिल्कुल। अब बाकी की अदालतें क्या करती हैं, कब संज्ञान लेती हैं, इसका जवाब पत्रकारों को नहीं, देश की जो एस्टैब्लिशमेंट है या कोर्ट है उनको देना चाहिए। लेकिन जहां से कम हुआ है, तो आपको दीवार फिल्म का वो दृश्य याद होगा जो हाथ पर लिख दिया, तो आप ये कहें कि पहले उसको पकड़ कर लाओ, तो ये मुझे लगता है मामला इस पूरे मामले में ठीक नहीं बैठता। इसमें तो जिसने भी गलती की, और साफ तौर पर ये बयान है, कोर्ट ने भी यही कहा, हाई कोर्ट ने, कि इसमें आपको जांच क्या करनी है, कोई मर्डर का इन्वेस्टिगेशन तो है नहीं। साफ तौर पर एक बयान दिया है, उस पर आप आगे बढ़िए, कार्रवाई कीजिए। लेकिन अभी तक 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अगर 152, 196, 197 आपके या मेरे खिलाफ लगा होता तो अभी तक हम लोग सीखों के पीछे होते। अभी हालत यह है कि मंत्री जी के घर की बाहर की सुरक्षा मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही है। जी अनुराग, और चर्चा करना इसलिए जरूरी है, क्राइम है, और किसी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान, चाहे वो कर्नल सोफिया हो या फिर विंग कमांडर विमिका हो, हर तरफ से जो भी अगर आपत्तिजनक बयान है उसके खिलाफ कोर्ट को संज्ञान लेना चाहिए, और संज्ञान वो लेंगे। हम इंतजार करते हैं, और चर्चा हमने कर दिया, अपना हम काम जरूर करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग, बहुत धन्यवाद इस पूरी खबर पर दर्शकों को अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर देखिए दिल्ली से, जहां डीपीएस द्वारका स्कूल मामले की दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। बिना नोटिस बच्चों को निकाले जाने के मुद्दे पर भड़का कोर्ट, और कोर्ट ने कहा बिना कोई नोटिस दिए कैसे स्कूल बच्चों को निकाल सकते हैं, और स्कूल कोर्ट को कोई नोटिस नहीं दिखा पाया। कोर्ट ने कहा जब स्कूल गर्मी छुट्टियों के लिए बंद हो रहे थे तो फिर बच्चों को क्यों निकाला गया। कोर्ट इस मामले पर सोमवार को अपना फैसला सुनाएगा। तो ये एक महत्वपूर्ण स्टेटमेंट डीपीएस द्वारका पर भड़का दिल्ली हाईकोर्ट। और देखिए, स्कूल्स को लेकर बहुत नाराजगी, हर साल हर सेशन जैसे ही शुरू, उसके साथ पेरेंट्स की, अभिभावकों की जो परेशानियां हैं वो बढ़ती जाती हैं, चाहे स्कूल फीस को लेकर, चाहे स्कूल के अपने जो टेंट्रम्स हैं उसको लेकर, या जिसको लेकर उन्होंने हिला हवाली या दलील दी जाती है। अश्विन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। अश्विन, ये हर साल का ये मामला है, लेकिन ये स्पेसिफिक, इसको कोर्ट ने क्या कुछ कहा और पेरेंट्स एसोसिएशन ने किस तरह से इसका वेलकम किया, क्या चल रहा है इसको लेकर? देखिए, दरअसल पिछले शुक्रवार को जब स्कूल की तरफ से नोटिस भेजा गया था 32 बच्चों को, उनको कहा गया कि क्योंकि उन्होंने फीस नहीं जमा किया है, इस वजह से उनके बच्चों को स्कूल के नाम से काट दिया गया। अचानक से फ्राइडे मिला, शनिवार रविवार छुट्टी थी, जब मंगलवार को बच्चे पहुंचे, सोमवार को भी छुट्टी, जब मंगलवार को स्कूल बच्चे पहुंचे तो वहां पे उन्होंने देखा कि बाउंसर थे और जो सिक्योरिटी गार्ड थे। इसके अलावा उन्होंने बच्चों को जब अंदर जाने के लिए कहा गया तो बाउंसर्स ने किसी को एंट्री अलाउ नहीं किया। काफी देर जब पुलिस की बुलाया गया तो बच्चों को अंदर ले जाया गया, लेकिन अंदर ले जाके क्लास में नहीं बिठाया गया, जबकि अलग से एक बस में 3 घंटे बाद बच्चों को बाउंसर के जरिए घर भेज दिया गया। इस पूरे मामले की शुरुआत हुई थी फीस बढ़ोतरी को लेकर, जब से पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो मामला पहले ही पिछले अप्रैल महीने में हाईकोर्ट सुनवाई कर चुका है। हाईकोर्ट ने तब सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था कि जिस तरीके का फैसला स्कूल ने किया है उसको उस तरीके से बंद कर देना चाहिए था। लेकिन एक बार फिर से जब स्कूल का नाम काट दिया गया, क्योंकि मामला विचाराधीन था, उसके बावजूद भी स्कूल ने बच्चों का नाम काट दिया। और आज हाईकोर्ट में जो सुनवाई, सचिन दत्ता की बेंच ने कहा कि जब स्कूल बंद हो रहे थे 6 दिन के बाद, स्कूल का समर वेकेशन था, तो आपने ये नाम क्यों काटा? क्यों नहीं पेरेंट्स को कैसे इंटीमेट किया गया कि अगर उन्होंने फीस नहीं भरी है तो फीस भरने के लिए पहले नहीं भरा है तो उनको नोटिस दिया जाना चाहिए। लेकिन इस मामले में वो नहीं हुआ। जब कोर्ट ने पूछा क्या आपने पहले नोटिस दिया है नाम काटने से पहले, तो जो द्वारका स्कूल का पक्ष वो नोटिस नहीं दिखा पाया। कोर्ट ने कहा कि आपने पहले नोटिस नहीं दिया। उसके बाद एकाएक आपने शुक्रवार को नोटिस भेजा कि आपके बच्चों का नाम काटा जाता है क्योंकि फीस नहीं जमा किया है। जबकि फीस का विवाद अलग मामला है, क्योंकि डीओई कहता है कि डीओई के अप्रूव्ड फीस जो 7,500 रुपए है, और एक प्राइवेट स्कूल जो
स्कूल की फीस है वो 17,000 फीस है। ये अलग जी। मामला है जो पहले से ही हाई कोर्ट में चल रहा है और उसकी मामले की सुनवाई पहले से कोर्ट में चल रही है। तो हाई अश्विन, कोर्ट जब का ये कोर्ट ने कहा है, एक तरह से रगड़ा है कोर्ट ने, तो अब पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? उनमें तो निश्चित तौर पर खुशी की लहर होगी। देखिए, पेरेंट्स अभी इसलिए कुछ नहीं बोल पा रहे हैं क्योंकि सोमवार को फैसला आना बाकी है। कल ही डीओई ने आदेश दिया था कि जो बच्चों को रीइंस्टेट किया जाएगा, यानी स्कूल बच्चों को लेगा, लेकिन जब बच्चे आज सुबह स्कूल पहुंचे तो फिर से उनको बाहर रोक दिया गया। बाउंसर मौजूद थे, उनके पास एक लिस्ट थी, जिस बच्चों का नाम था उसी को अंदर जाने दिया जा रहा था। काफी देर विवाद होने के बाद डीओई के अधिकारी फिर द्वारका स्कूल पहुंचे। स्कूल पहुंचने के बाद सुबह 11 बजे उन बच्चों को अंदर जाने दिया गया। यही मामला जब विकास महाजन की कोर्ट में भी उठाया तो कोर्ट ने कहा कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, जबकि डीओई का आदेश था। उस बात को फिर से सचिन दत्ता की कोर्ट में उठाया गया कि डीओई का आदेश भी ये स्कूल नहीं मान रहा, जबकि कई ऐसे पहले के आदेश दिए जा चुके हैं। डीओई के वकील ने कहा कि हम बच्चों के साथ हैं, हमने नोटिस दिया है, 3 दिनों का नोटिस दिया गया है कि जो एक्शन रिकन रिपोर्ट है वो स्कूल को सबमिट करना है। तो हाईकोर्ट ने कहा है कि हम मंगलवार को इस पूरे मामले की सुनवाई करके वो फैसला सुनाएगा। जिस तरीके से हाईकोर्ट की आज टिप्पणियां रही, लगता है कि वो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रति वो काफी सख्त टिप्पणी करते हुए दिखाई दिए। स्कूल प्रबंधन ने कहा है कि उनकी एक बार आखिरी टिप्पणी को मान लिया जाए, उसके बाद कोर्ट अपना फैसला सुनाए। अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर डिटेल भरी जानकारी दर्शकों तक रखने के लिए आपका। Hello, Moto. Motorola, India's leading AI smartphone brand. और अब मोटोरोला प्रेजेंट्स टॉपिक ऑफ द डे। आज का टॉपिक है भारत का वॉर, पाकिस्तान शांति वार्ता को तैयार।